आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बता दें अभी की बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन संकट पर। आज रात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशल सेशन होने वाला है। रात 1:30 बजे स्पेशल सेशन होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। बता दें कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो स्थिति चल रही है युद्ध की, उस पर चर्चा होगी। बातचीत से फैसला करने पर हो सकती है वोटिंग, यानी कि अगर बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की, दोनों बातचीत के जरिए अपना फैसला कर सकते हैं। इस पर वोटिंग होगी। आज रात 1:30 बजे जो है समय है स्पेशल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन का, जिसमें रशिया और यूक्रेन की फिलहाल की स्थिति पर बात होगी। जिस तरीके से लगातार जो है युद्ध चल रहा है, खार्किव की बात करें, कीव की बात करें, तो वहां पर लगातार रशियन सेनाएं जो है प्रहार कर रही है, बॉम्बिंग कर रही है और वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और यूक्रेन के करीब 1.5 लाख लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं, आसपास के जगहों पर जा चुके हैं। बता दें कि ये बड़ी बात है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशल सेशन है। बता दें इससे पहले जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 2 बार बैठक भी हो चुकी है। और पिछली अगर बैठक की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका निंदा प्रस्ताव लेकर आया था, जिसमें 11 देशों ने उसके सपोर्ट में जो है वोट किया था। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं, भारत ने उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई थी, वोटिंग नहीं कराई थी। और उस वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाला देश ना भारत था, ना चाइना था, ना यूएई था। और उसके बाद एक बार फिर से आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये स्पेशल बैठक होने वाली है, स्पेशल सेशन होने वाला है। बता दें कि रशिया ने बातचीत की पेशकश रखी है कि बेलारूस में बातचीत की जाए, लेकिन यूक्रेन ने साफ मना कर दिया कि जिन जगहों से उसके ऊपर बम वर्षा हो रही है, बम गिराए जा रहे हैं, उसके लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके ऊपर युद्ध को थोपा जा रहा है, उन जगहों से वो बात नहीं करेगा। इसके ऑप्शन में 3 जगहें रखी गई हैं। तो बता दें 3 जगह है, जिसमें एक का नाम है बाकू, एक है इस्तांबुल और साथ ही साथ पोलैंड की राजधानी में भी बात करने की बात कही गई है। इसके बीच ये खबर भी आ रही है यूक्रेन संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सभी भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया जाएगा और सरकार अपने पूरे खर्चे पर भारतीयों को वापस लाएगी। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में उड़ानें बढ़ाई गई हैं। बता दें कि यूक्रेन जो है इस वक्त नो फ्लाइंग जोन है। नो फ्लाइंग जोन का मतलब होता है कि वहां पर किसी भी तरह की कोई उड़ान नहीं भर सकता है। प्लेन, नागरिक जो उड्डयन वाले होते हैं प्लेन्स, उनको नहीं उड़ाया जा सकता, जिसमें सिविलियंस जो है ट्रैवल करते हैं उनको नहीं उड़ाया जाएगा। तो इस वक्त यूक्रेन नो फ्लाइंग जोन है। लेकिन आसपास के जो बाकी देश हैं, रोमानिया की बात करते हैं, रोमानिया के जरिए लाने की बात कही जा रही है। पहला प्लेन जो है वो रोमानिया पहुंचा था, जहां से वो कई छात्रों को लेकर वापस लौटा है। और इसीलिए बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने का जो भी खर्चा आएगा वो सारा भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। बता दें कि जो पहली फ्लाइट आई थी रोमानिया से, वो सीधी पहुंची थी मुंबई, जहां से जो बच्चे आए थे उन बच्चों को लेने के लिए उनके पेरेंट्स पहुंचे थे, हर राज्य के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे। बढ़ते हैं आगे। बता दें कि सुदर्शन की महिला पत्रकार से बदसलूकी मामले में कई दलों के नेता और आम लोग निंदा कर रहे हैं। वहीं इस मामले में किन्नर अखाड़े की बता दें पीठाधीश्वर टीना मां ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस घटना की निंदा की उन्होंने। बता दें कि हमारी सहयोगी लावनी के साथ जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की है, महिला हूं लड़ सकती हूं का जो नारा देती है पार्टी कांग्रेस, वो एक महिला के साथ कितना अभद्र व्यवहार करती है ये कैमरे पर देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, हमारी सहयोगी लावनी के साथ जिस वक्त ये बदतमीजी, ये अभद्रता, ये दुर्व्यवहार हो रहा था, उस वक्त हमारे कैमरामैन को भी धमकाया गया कि कैमरे को बंद किया जाए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो ये गुंडागर्दी की बात समाजवादी पार्टी की करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुंडागर्दी के जो गुण हैं वो अब कांग्रेस में भी दिखाई दे रहे हैं।
बना रहे हैं, हम लोग नहीं बना रहे हैं। हमको इशू बनाना हमारे खिलाफ हो रहा है यहाँ पर। आप लोग बैठ के यहाँ पर आराम से बयान दे रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो बताइए आप एक मीडिया पर्सन के साथ उन लोग ने ऐसा बदतमीज कर सकते हैं, तो आम जनता के लिए ये लोग क्या कर पाएंगे? बिल्कुल नथिंग। ज़मीनी धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं इस बात को अपनी पूरा किन्नर समाज के तरफ से खंडन करती हूँ, निंदा करती हूँ। जो आपके साथ हुआ बहुत गलत हुआ और मैं आपके साथ में हूँ। और ये लोग एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं महिलाओं के लेके, और बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है इनका। यदि ऐसा होता तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। जो जनप्रतिनिधि हो के आपके साथ इतना बदसलूकी से पेश आया, ये कठोर शब्द में मैं इसका निंदा करती हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनका जो भी है, उनका जो मोटिव है वो बिल्कुल सही नहीं बैठता। हमको तो लगता ही नहीं है कि वो ज़मीनी तरीके से वो काम करते हैं। मेरे समझ से मेरा कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सुदर्शन न्यूज़ चैनल एक राष्ट्रवादी चैनल है जो कि हमेशा सच को दिखाता है। और ऐसे जो है कि चैनल के जो है कि सीनियर एडिटर के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने बदतमीजी किया, ये निंदनीय, क्या घोर अपराध है। और मैं अपनी तरफ से सरकार से और चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और कांग्रेस पार्टी अपने आप को इंटरनेशनल पार्टी कहती है, हमको तो समझ में नहीं आता ये अपने आप को कैसे इंटरनेशनल पार्टी कहती है। ये तो एक गांव की ही पार्टी नज़र नहीं आती जो कि अपने आप को इतना बड़ा पार्टी कहने के बावजूद भी इतना जो है कि गलत काम और जो है कि गलत कार्य करती है इनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। देखिए, ये जो संस्कृति है वो अपने आप में दिखाई पड़ती है। वो जिस पार्टी को बिलोंग करती है उसने ना कभी भारतीय संस्कृति को माना ना भारतीय संस्कारों को माना। तो उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी संस्कृति और संस्कारों से दूर है। अब जहाँ तक वो कहती हैं 50% हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने शुरुआत किया, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने शुरुआत किया, महिला प्रत्याशी मैं ज़्यादा दे रही हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह लड़ने पे उतारू हो जाओ। आप जहाँ लड़ने के लिए प्रत्याशी बनकर आई हैं आप उस विधानसभा में लड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अनिल गर्ग जी हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे कई बार मुखातिब हो चुके हैं। और साथ ही साथ शैलेंद्र दुबे जी भी हैं, वो भी राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन उपाध्याय हमारे प्रयागराज से जो है रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों के पास लौटूं, मैं प्रयागराज जाना चाहूंगी। पवन, आपसे जानना चाहूंगी क्या स्थिति चल रही है चुनावों की, वोटिंग की, मतदान का प्रतिशत क्या है? पूजा, जिस तरह से चुनाव का माहौल था, बीच में चुनाव था और लोग वोटिंग बढ़ चढ़ के वोट पड़ चुकी है प्रयागराज में। और पूजा, आपके अभी एक जो बहुत बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी तुरंत कुछ घटी है करेली थाने के अंतर्गत। अभी कुछ लोगों से वहां पर एक बताया जा रहा है कि बम लेके कहीं जा रहे थे और वो बम फट चुका है, उससे एक लड़की की मौत भी हो चुकी है। तो ये कई घटना भी इसी बीच हुई करेली थाने के आसपास हुई है, जहां पे कुछ देर वोटिंग के लिए बंद भी कर दी गई थी। करीब 20-25 मिनट वोटिंग बंद भी करी गई थी। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? किसकी तरफ से हो सकता है? कौन था जो बॉम्ब लेके जा रहा था? सिक्योरिटी का क्या? जी, अभी तक तो ये खुलासा नहीं हो पाया किसने, पर अभी तक ये नहीं बता पाया। ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग अज्ञात लोग लेके जा रहे थे, उसमें से एक की मौत भी हो गई है जो लेके जा रहा था। वो अभी तक तो खुलासा नहीं है, फिलहाल पुलिस लेके पूछताछ कर रही है। बॉम्ब किस तरह का था ये बता पाएंगे? बॉम्ब किस तरह का था ये? जी, वो अभी विस्फोटक टाइप के बम थे, उसमें कुछ छर्रे वर्रे पाए गए थे। अभी फिलहाल ये बताया नहीं गया है। अभी उसको लेके जांच के लिए जो मर चुका है उसका सारा हॉस्पिटल ले गया है, प्लस एक को पकड़ा गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, आगे कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बीच में एक जो माहौल खराब करने का था वो भी हो गया था। पर अभी पुलिस ने वहाँ जो फोर्स है वहाँ की जो पूरी तरह से उसको नियंत्रण कर लिया गया है। कहीं कोई किसी को हताश नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है और दोबारा लोग वहाँ पे वोटिंग डाल रहे हैं। जी, मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी कि एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, प्रयागराज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है विधानसभा है, वहां पर किस तरह से देखते हैं आप इस तरह की घटना को? देखिए, जो आज ये घटना जिसका जिक्र अभी आपके संवाददाता कर रहे थे, पिछले पूरे 5 साल में योगी जी ने हर अपने चुनावी भाषण में कहा कहीं भी कोई आतंकवादी दंगा नहीं हुआ, कोई विस्फोट नहीं हुआ। लगता है उनकी बात को झुठलाने का आज ये एक प्रयास हुआ है जिसमें वो आत्मघाती ही साबित हुआ है। जो अभी जैसे आप बता रहे थे, मैं तो आपके स्टूडियो में ही था जब ये घटना घटी।
तो बताया जा रहा है कि एक आदमी की मौत होगी जो उसको कैरी कर रहा था, दूसरा पकड़ा गया। ये तो पकड़ा गया आदमी बताएगा किससे बिलोंग करता है, क्या क्या उसका कारण हो सकता है, वो देसी ही था या कोई इंटरनेशनल कोई साजिश है। लेकिन जो भी है घटना दुखद है और इसकी हम निंदा ही करते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रोसेस चल रही है उसको प्रभावित करने का और उसको अपनी तरफ मोड़ने का किसी भी तरीका एक कुप्रयास है। सबको इसकी घटना की निंदा करनी चाहिए और मैं मान के चलता हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस इससे कहीं थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं और प्रशासन इस पर मुस्तैदी से काम करेगा। जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि अगर प्रयागराज की बात करते हैं, इस बार जो है 61 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और 5वां चरण पूरा होने को है, 60 चरणों में वोटिंग होनी, आखिरी के 2 चरण बचे हैं। ये इंपॉर्टेंट कितना आपको नजर आता है? 5वां चरण 61 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है कितनी आपको इंपॉर्टेंट लगती है? देखिए, अभी जितने भी पहले की भी जो 4 चरण हैं और ये जो 5वां चरण है, ये सारे के सारे ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सभी मिलके ही सरकार का तय करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं, बाय जो है ज्यादातर सीटों पर वोटिंग हो चुकी, मैंडेट किसके पास आएगा अब तक काफी कुछ क्लियर हो चुका। मैं आगे बता रहा था आपको, जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ते हैं, वेस्टर्न यूपी में कहीं कहीं किसान आंदोलन को लेके जाट्स का जो कहा जाता है जाटलैंड है, कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का एक बड़ा वर्ग वेस्टर्न यूपी में था, उन सबको लेके एसपी को लगता था कि हम वहाँ क्लीन स्वीप करेंगे या बहुत बड़े मार्जिन में आएंगे। तो सेकंड फेज में जरूर लगा कि थोड़ा मार्जिन में है, नहीं तो वो वैसा उनको मार्जिन नहीं मिलता दिखा जो बाकी के उनको उम्मीद थी। और लेकिन जैसे जैसे हम ईस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, ईस्टर्न यूपी जो है वो बीजेपी का कंफर्ट जोन रहा है। इसमें ये 3/4 से ज़्यादा सीटें हमेशा जीतते आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बीजेपी को अपने कंफर्ट जोन में प्रवेश करने के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। और जो सीटों का नुकसान जिसको हम आकलन कर रहे थे कि बीजेपी इतनी हाई पीक पे थी कि इसको कुछ ना कुछ सीटों का नुकसान होगा, वो ईस्टर्न यूपी में उतना सीटों का नुकसान नहीं होगा जितना वेस्टर्न में हो सकता था। तो सरकार अपने कंफर्ट जोन में है, बीजेपी अपने कंफर्ट जोन में है और आगे आने वाले 2 चरण भी इसी तरीके से जाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने में कोई कठिनाई आएगी नहीं। जी, मैं यहाँ पर शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, आपका किस तरीके से इस पूरे चुनाव पर आज के चरण पर रुख है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जो है क्षेत्र यहाँ पर आज जिसमें वोटिंग हो रही है, जिसमें ज्यादातर हिंदुओं का जो है, ज्यादातर ब्राह्मण्स का जो है काफी दबदबा है। देखिए पूजा जी, आने वाले जितने भी चरण है वो सारे महत्वपूर्ण है। उसका कारण है क्योंकि अभी तक 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। तो हर राजनीतिक दल ये चाहेगा कि आने वाले चरण में हम ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को प्रभावित करें, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने का प्रयास करें जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े। ये हर दल का प्रयास रहेगा जी। लेकिन चूंकि इस चरण में अयोध्या भी है, इस चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, और इसमें अवध क्षेत्र और पूर्वांचल का एक हिस्सा है जी। जिस तरह हमारे पूर्व में साथी जो कह रहे थे, मैं उस बात से आंशिक तौर पर सहमत हूँ कि यहाँ पर बीजेपी को बढ़त है। और ऐसा नहीं कि पश्चिमी क्षेत्र में भी बीजेपी को कोई खास नुकसान हुआ है। देखिए, अगर पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में मुस्लिम मतदाता उतना ज्यादा संख्या में नहीं थे जितने जाट थे। तो जहां पर ये रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही है, जहां पर नॉन जाट कैंडिडेट थे तो वहां पर भी उनमें एक अच्छा खासा जो डिवीजन हुआ है वोट्स को लेके, तो हो सकता है कुछ सीटों का नुकसान हो पहले चरण में। और दूसरे चरण की जहां तक बात है तो पहले भी समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा संख्या दूसरे चरण में ही थी, लेकिन इस बार जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा है, और मैं इस बात का जिक्र कई टेलीविजन डिबेट्स में मैंने किया है कि अगर मान लीजिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट शेयर बढ़ता है जहां जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल सीट्स पे कोई फर्क आने वाला होगा। क्या ज्यादा से ज्यादा उस सीट पर जहां समाजवादी पार्टी जीती थी वहां जीत का अंतर बढ़ जाएगा, बस इतना असर पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं कि ओवरऑल कोई सीट्स पे जो असर पड़ने वाला। जी अनिल जी आपके पास जी अनिल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की जहां तक बात हुई अभी जो बता दें कि जो 3 बजे तक लास्ट अपडेट आया उसके हिसाब से 46% 28% मतदान जो हुआ है वो टोटल हुआ है, और इसमें चित्रकूट में सबसे ज्यादा हुआ है, जबकि सबसे कम सबसे धीमी वोटिंग जो है वो प्रयागराज की बताई जा रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कैसे देखते हैं यहाँ पे धीमी वोटिंग का होना? देखिए, आमतौर पर ये माना जाता है जब कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आएगा, अगर सरकार के खिलाफ माहौल होगा तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। अगर वोटिंग परसेंटेज स्थिर रहता है या ज़्यादा नहीं बढ़ता है या हल्का सा कम होता है तो मान के चलते हैं कि मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में कोई गुस्सा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है और मौजूदा सरकार से कम ज़्यादा लोग खुश हैं और यह सरकार रिपीट करेगी। ये सारे आंकड़े जो आप मुझे बता रहे हैं, मुझे लगता है इस बार इशारा कर रहे हैं कि योगी सरकार रिपीट होने वाली है।
अभी मेरे जो साथी बात कर रहे थे इस 5वें चरण के पर्टिकुलर, देखिए हिंदुत्व, राम मंदिर, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव का एक मुद्दा रहा है, लेकिन ये मुद्दा अब इन चरणों में सर चढ़ के बोलेगा, खासकर इस चरण में जहाँ वोटिंग हो रही है। इसमें अयोध्या भी है, चित्रकूट भी है, सब भगवान राम से जुड़ी हुई स्थल हैं और पूर्वांचल का हिस्सा तो शुरू हो ही गया है। तो मुझे लगता है, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी अपने कंफर्ट जोन में, चित्रकूट और अयोध्या की पिछली बार 2017 में सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो इससे ज़्यादा ऊपर तो बीजेपी जा नहीं सकती। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि बीजेपी को सरकार बनाने में दिक्कत आए। एसपी को बहुत बड़ा गेन मुझे लगता है अब आने वाले चरणों में नहीं मिलेगा। सिर्फ जो मैंने अभी जिक्र किया, दूसरा चरण जो था, जो एसपी का भी गढ़ था, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने उसमें भी 35 सीटें जीती थी 55 में से, लेकिन इस बार शायद वो 35 सीटें नहीं जीत पाएगी। वहाँ पे एक अच्छा खासा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसके आगे अब बीजेपी को नुकसान की गुंजाइश कम होती जाएंगी। जी मैं आपके पास आना चाहूंगी पवन की, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की बात चल रही है, वोटिंग काफी धीमी प्रयागराज में चल रही है, अभी की फिलहाल क्या स्थिति है? आखिर के कहते हैं कि जब 2-3 घंटे होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट जो हमारे पास आंकड़ा है 3 बजे का आया है, अब 6 बजे तक वोटिंग होनी है। कोरोना के वजह से जो है 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। आपको लगता है कि रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी आखिर में? जी पूजा, बताना चाहता हूँ, अभी भी लोग घर से निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। मैं भी बीच में आया था, देखा था, भीड़ लग रही थी। कहीं ना कहीं तो गति धीमी हुई थी, पर कहीं ना कहीं अब मैं देख रहा हूँ कि लोग घर से निकल रहे हैं, वोट डालने के निकल रहे हैं। तो वो अपने देखने के लिए कि अब जो अपने घर से निकल रहे थे, कुछ लोग अपने काम कार्यों कर रहे हैं, बीच में किसी से बात भी किया तो उन्होंने कहा कि हम वोट डालने जा रहे हैं। तो पूजा, कहीं ना कहीं समय हमारे पास है, 2 घंटे का समय है, तो उसके बाद 2 घंटे समय, उसमें कहीं ना कहीं वो जो वोटर्स हैं वो जरूर आएंगे पूल बूथ पे अपनी वोट डालने के लिए। हाँ, वोटिंग की बात करें तो प्रयागराज में सबसे धीमी गति से वोट डाला गया है, और बाकी जगह से तो कहीं ना कहीं लोग घर से भी निकल रहे हैं। मैं भी जहाँ पे स्थान पे खड़ा हूँ, ये राजोपुर का जगह है, सातपेट के, यहाँ पे दिग्गज स्कूल में लोग अभी भी आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 2 घंटे में वोटिंग जो गतिविधियां और तेज बढ़ेंगी, तो लगता है कि अभी तक वोट की ऐसे कह सकते नहीं कि वोट कभी धीमी गति है, वोट डल रहे हैं। अब लास्ट 6 बजे के बाद देखा जाएगा कितनी प्रतिशत वोट बढ़ी है प्रयागराज में। जी अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बोल रहे हैं कि इस बार जो चुनाव इस चरण में हो रहे हैं वो रामनगरी वाले हो रहे हैं, और वैसे भी बहुत ही एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ है यहाँ पर योगी को लेकर के, मोदी को लेकर के, जो राम को लाए हैं हम उन्हें ही लाएंगे। तो राम की कृपा यहाँ पर इस क्षेत्र में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज धीमा है, तो लगता है कि लोगों को शिकायत नहीं है योगी सरकार से। देखिए, जहाँ तक रामनगरी का सवाल है, ये पूरा विश्व राम का है, पूरा भारत राम का है। इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी जहाँ आज वोटिंग हो रही है अवध क्षेत्र, ये राम का, ये कहना तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। हम सब राम से ही हैं, हम सब के पूर्वज ही रामकृष्ण रहे हैं। ये ठीक है कि उनमें हम में से कुछ लोगों ने अपनी पूजा पत्ती बदली होगी, लेकिन इससे पूर्वज नहीं बदले जा सकते। दूसरी बात आपने कही है कि वहाँ पे जो इसका असर पड़ेगा योगी सरकार, मैंने पहले भी कहा है कि बीजेपी जो है अब में कंफर्ट जोन में है। बीजेपी वहाँ पे हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज का चरण है, और हिंदुत्व पे सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को ही रहता है, क्योंकि हिंदुत्व के मुखर अगर पक्ष में कोई पार्टी आज नहीं, आज से 30 साल पहले भी जो खड़ी थी, जब हिंदुत्व की बात करना ही एक घोर सांप्रदायिकता माना जाता था, तब भाजपा उस समय भी हिंदुत्व के पक्ष में खड़ी थी। आज तो खैर थोड़ा डाइल्यूट हो गया, सबने हिंदुत्व की ताकत को देख लिया। अब तो जो लोग कभी राम को नहीं मानते थे वो भी कहते हैं हम हिंदू हैं, कोई लोग ऊपर से जनेऊ पहनते हैं वो भी कहते हैं हम हिंदू हैं। तो अब तो हिंदू बनने की होड़ पड़ी है, अब परसेप्शन बदल गया है। जो लोग पहले हिंदुओं से दूरी बनाने में अपनी शान समझते थे, मुस्लिम अपीजमेंट करते थे, अब उनको मजबूरी में ही सही अपने आप को हिंदू और हिंदुओं के नज़दीक आना उनकी जरूरत और मजबूरी बन गया है। और मुझे लगता है भाजपा इसके लिए गेन रहेगा, क्योंकि भाजपा शुरू से ही हिंदुत्व के पक्ष में खड़ी रही है, तो भाजपा को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलने वाला है। जी यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी शैलेंद्र जी, अगर बात करते हैं तो आज अमेठी में भी वोटिंग हो रही है। अमेठी की बात करें, कांग्रेस का गढ़ रहा था कभी, लेकिन अब कैसे देखते हैं, क्या सिचुएशन बदली होगी? लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ महिला वोटर्स को टारगेट भले ही कांग्रेस ने किया है, लेकिन जिस तरीके से हमारे चैनल की पत्रकार के साथ, लावनी विनीत के साथ बदसलूकी की गई है कांग्रेस द्वारा, तो मुझे नहीं लगता लड़की हूं लड़ सकती का नारा देने वाले कहीं पर भी खड़े होते नजर आते हैं। पूजा जी, मैंने अभी जस्ट विजुअल्स देखे हैं, मैं तो हैरान हूं। तमाम वो दल जो वकालत करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और एक तरफ चाहे मान लीजिए कोई भी चैनल है, XYZ कोई भी है, अरे अगर आपसे प्रश्न कर रहा है, अगर आपके तथ्य मजबूत है तो उसको जवाब दीजिए। आप हिंसक कैसे हो सकते हैं? एक तरफ बात करते हैं आप जो है महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली बात करते हैं, अहिंसा का समर्थन करने की बात करते हैं, और आज आप हिंसा कर रहे हैं। तो लड़की हूं लड़ सकती हूं किससे? मतलब जो पत्रकार जगत की जो महिलाएं हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये किस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये किस तरह का संविधान को पालन करने वाला आदर्श स्थापित करने का प्रयास है? मैं तो बड़ा हैरान हूं।
और इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप कुल मिला के? और जो इन चरणों में चुनाव की जो बात आप कह रहे थे, अमेठी या रायबरेली, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इनकी हताशा दिखाई दे रही है। जिस तरह से अमेठी में पहली बार गांधी परिवार को इतनी बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी, राहुल गांधी को, उसके बाद अभी देखा गया इस चुनाव में रायबरेली से 2 विधायक, एक तो अखिलेश जी की जो पुत्री अदिति सिंह जो कांग्रेस की विधायक रही, उनकी परंपरागत सीट रही है और वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आती है। एक और सीट थी उसमें लोचनपुर के विधायक, उन्होंने भी जो बीजेपी ज्वाइन की है। तो मुझे ये लगता है कि अमेठी में तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ में रायबरेली भी अब इनके हाथ से खिसक रहा है। तो कहीं ना कहीं वो छटपटाहट, वो झुंझलाहट जो दिखाई दे रही है। और प्रयागराज का जो बात कर रहे थे आप, प्रयागराज में वोटिंग क्यों है, तो मैं बता दूं, प्रयागराज जनपद में 12 विधानसभा हैं, जिसमें से 3 विधानसभाएं शहरी हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान तुलनात्मक ग्रामीण क्षेत्रों के कम होता है। ये आमतौर पे ये नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, अन्य जो क्षेत्रों में जिस तरह से चित्रकूट में आप बता रहे हैं, तो बुंदेलखंड में पूरी 19 सीटों में से भाजपा ने 19 की 19 जो है वो की थी। और अगर सबसे जो अहम बात है वो क्या है, इस चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट, यही 2 मुद्दे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जिस तरह से बीजेपी अपर फ्रंट पे खेल रही है, अरे जब अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के जिस तरह फैसला आया है और उसमें एक समुदाय विशेष के लोग जो है, जो एक सैफ नाम का व्यक्ति जो आतंकी है और उसको फांसी की सजा मिलती है, उसके पिता समाजवादी पार्टी के ऑफिस बियरर है। मैं तो बड़ा हैरान हूं, अखिलेश जी अगर मान लीजिए मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघते हुए यदि आप कानून व्यवस्था को लेकर जरा भी अगर सीरियस होते तो आपको उस ऑफिस बियरर को तुरंत पार्टी से निकालने की बात करनी चाहिए थी। आप इस तरह कुछ दिखाई नहीं दिया। तो एक तरफ तो आप कहते हैं नहीं, हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी जो है संजीदगी का व्यवहार करना चाह रहे हैं, हम प्रदेश को एक अच्छी कानून व्यवस्था देना चाह रहे हैं। तो कहना और करना दोनों में बड़ा फर्क है। देखिए पैनल पे हम 3 लोग हैं, हम कोई भी कह सकता है कि नहीं जी हम ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन फैसला कैसे होगा, क्रियान्वयन से होगा ना। तो आप मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी सीमाएं, सारी पराकाष्ठा को लांघते हुए आप एक आतंकी के पिता को अभी तक अपने दल में रखे हुए हैं। और पिछले 2006 और 2007 में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वाराणसी में और गोरखपुर में, उनके जो आतंकी थे, मोहम्मद तारिक काजमी हो गया या शमीम अहमद हो गया, इन लोगों के ऊपर जो मुकदमे थे, समाजवादी पार्टी सरकार ने 2013 में वो सारे मुकदमे वापस लिए। वो तो न्यायालय को धन्यवाद देना चाहिए कि न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने उन लोगों को उन फैसले को, सरकार के फैसले को बदलते हुए और उनको सजा सुनाई। एक को 20 साल का कारावास होता है, दूसरे को भी जो है अच्छी खासी सजा होती है। तो ये कहीं ना कहीं क्रियान्वयन जो ये इस तरफ दिखाता है कि ये लोग कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश जिस तरह से एक पिछड़ा राज्य रहा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जो है उसकी प्राइमरी जो कंसर्न होता है वो क्या होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सबसे जो अपरिहार्य आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है, वो है उस प्रदेश की या देश की कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना। वो उस पर अगर कोई बात करता है तो ये इनको तिलमिलाहट होती है। मैं विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से पूछता हूं कि अगर आप सुरक्षा आपके लिए मुद्दा नहीं है तो आप अपने घरों में क्या जो है बिना ताले के घर छोड़ के आते हैं क्या? ताला लगा के घर से वो तब बाहर निकलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में है ना कि सुरक्षा का विषय, सुरक्षा इन चुनावों में एक अहम मुद्दा रही है, क्योंकि योगी जी अपने शासनकाल में एक भी दंगा ना होने का दम भरते हैं। दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी भी जो है देश की रक्षा की बात करते हैं। शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पवन आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारी आज की इस विशेष चर्चा में अभी के लिए इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूक्रेन और रशिया से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे सुदर्शन न्यूज पर। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।